ईश्वर सर्वोत्तम पामे पाम समर्पयामि नमः। स्मृति चिन्ह समर्पयामि नमः। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा ये विभिन्न स्मृति चिन्हों को अपने अतिथि तुल्य देवों की पूजन में अभी प्रदान किया गया है और अतिथि तुल्य देवों का आशीर्वाद चाहती हुई अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का यह जो अतिथि पूजन का आशा के साथ आप सब ताली बजाते रहे। हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हाईकोर्ट जयपुर से हमारे बीच मौजूद है। आप जाने माने चिकित्सक है और राजस्थान हाईकोर्ट में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों से आपका जुड़ाव है, मंच से आपका परिचय अभी हुआ है। डॉक्टर निर्मल जैन जी द्वारा आपका नाम प्रस्तावित करने पर आपका ये अभिनंदन सम्मान आपको दिया गया है। हाईकोर्ट में आप हमारे पास राजीव शर्मा जी का अभिनंदन स्वागत। शर्मा साहब से विशेष कृतज्ञता निवेदन है और राजीव शर्मा साहब का नाम हमारे मंच की पूर्व सामाजिक प्रतिभा चंद्रशेखर शर्मा जी द्वारा प्रस्तावित करने पर आज मंच ने आपको यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित किया है। आप सुप्रीडेंट की पोस्ट से आप रिटायर हुए और सामाजिक सेवाओं में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। राजीव शर्मा जी का स्वागत सम्मान मंच के द्वारा। हमारे बीच जानी मानी शख्सियत बीकानेर राजस्थान की श्रीमती पिंकी शर्मा, प्राचार्य, सरस फाउंडेशन बीकानेर राजस्थान यहाँ मौजूद है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए। आज आपका अटल साल गौरव अवार्ड 2025 से अभिनंदन है, स्वागत है। मंच द्वारा इस ऐतिहासिक समारोह में अटल साल गौरव अवार्ड से आपका अभिनंदन है। आपका नाम हमारी मंच की प्रतिभा राजेंद्र जी मोदी के द्वारा प्रस्तावित करने पर आज आपको बीकानेर से हमने यहाँ जयपुर आमंत्रित किया है। हमारे बीच चंद्र प्रकाश जी कुमावत, समाज सेवी ब्यावर राजस्थान, उनके प्रतिनिधि राधेश्याम जी दर्जी जो हमारे बिहारी भी है और ब्यावर से है, उनकी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। मैं मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और इसका समापन समारोह कार्यक्रम में सभी प्रतिमाएं ग्रुप फोटोज में सम्मिलित रहे, जिससे आपकी फोटो देश विदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में और साथ ही साथ 25 देशों की जो दूतावास है, भारत के दूतावास है और इन कंट्रियों के दूतावास का सहयोग प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे फोटोग्राफर जो भी है उनसे मैं निवेदन करें। श्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, गजल गायक, जयपुर राजस्थान भी यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए। आज आपका अटल साल गौरव अवार्ड से इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। पद्म श्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, आप मंच पर आगमन करें। आपका अभिनंदन स्वागत। पद्म श्री उस्ताद अहमद हुसैन, गजल गायक, जयपुर, आप मंच पर आगमन करें। भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। आज भारत की शक्ति, प्रतिष्ठा व पंचशील के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाते हुए आज इस रोटरी क्लब सभागार में 25 राष्ट्रों के सानिध्य में आपका अभिनंदन स्वागत। 7 राष्ट्रों की स्थापना दिवस की इस पूर्व संध्या पर पद्मश्री अवार्डी गजल गायक, राजस्थान की शान हमारे बीच यहाँ मौजूद है। आप सब ताली बजा के स्वागत करें। भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री अवार्ड भारत देश में दिया जा रहा है। हमारे बीच ऐसी प्रतिभा पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, गजल गायक, जयपुर भी यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अपना अभिनंदन पत्र सम्मान स्वीकार करें। आज आपका ये विशेष सम्मान मंच द्वारा आपको भेंट किया जा रहा है। आपका अभिनंदन। जस्टिस एफ.एन. नार्वे साहब के द्वारा माल्यार्पण मोमेंटो देकर आपका अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर निर्मल जैन साहब के द्वारा 100 लोड़ा के आपका अभिनंदन स्वागत। पद्मश्री अवार्ड राजस्थान और भारत की बहुत बड़ी सम्मान की प्रक्रिया होती है, जिसमें आज आपको यह ज्ञान बढ़ाने का, अपने ज्ञान को बढ़ाने का ऐसा फाउंडेशन है जिसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब मैं भाई साहब सुरेश जी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें।
सभी प्रबुद्धजन और साथियों को सादर नमन। मंच खाली है, इसलिए हमारे लिए तो आप ही मंच हैं और हमारा सौभाग्य है सभी का कि हम 7 देशों की स्थापना की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्र हुए। भारत के महामानव अटल जी की जन्म शताब्दी भी हम मना रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच जो सह संबंध है उसका भी गुणगान कर रहे हैं। साथ ही इन 25 देशों से हमें जो हमारी भावनाओं का पंचशील के सिद्धांतों का जो समर्थन मिल रहा है उसका भी गुणगान हम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हम आज अटल जी को पुनः याद कर रहे हैं। ये महामानव भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए थे। उन्होंने राजनीति और लोकतंत्र के लिए कई ये RJ45C है 3667, ये जिन श्रीमान जी की गाड़ी है वो थोड़ा अपग्रेड से हटवाएं, अभी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है आगमन में। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सौभाग्य से सभी गुणवान रहे। चाहे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उनके बाद ऐसा लगा कि नेहरू जी के बाद देश में अकाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद का सुशोभित करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, परंतु शास्त्री जी ने नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया। नेहरू शास्त्री जी को इंदिरा जी ने पीछे छोड़ दिया, अटल जी ने छोड़ दिया और आज वर्तमान मोदी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। बात नेपाल और भारत के सह संबंधों की है तो अनादिकाल से नेपाल और भारत पौराणिक काल से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव हम सब के आराध्य हैं और भगवान शिव की भक्ति का केंद्र केदारनाथ और शक्ति का केंद्र काठमांडू आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप पौराणिक कथा में जाएं तो पांडवों को महाभारत के युद्ध में के पश्चात उन्हें पश्चाताप हुआ कि हमारे हाथों हमारे कारण से कई व्यक्तियों की हत्याएं हुई, असंख्य लोग मारे गए। भगवान शिव ही हमें मोक्ष दिला सकते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए वे हिमालय की तराइयों में गए। भगवान शिव जो मोक्ष के दाता हैं, उन्हें ये लगा इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया पांडवों ने और इस अपराध से मुक्ति हमें मैं नहीं देना चाहता। वो पांडव उनको ढूंढ रहे थे और शिव हिमालय की कंदराओं में घुस गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनके जब बेल रूप में भगवान शिव थे तो उसके पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। वो पीछे का हिस्सा आज भी हमारे लिए केदारनाथ के लिए पूज्य है। भगवान शिव का अगला हिस्सा काठमांडू में निकला, जहां हम वहां पूजने के लिए पशुपतिनाथ के रूप में जाते हैं। यानी नेपाल और भारत का कितना अच्छा सह संबंध है। आज भी नेपाल और भारत के बीच में कोई रोक टोक नहीं है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें पुनः याद दिलाया जाता है नेपाल और भारत एक है। हमारी संस्कृति नेपाल और भारत की मिली हुई है। ये सह संबंध युगों से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहे। बात अटल जी की करें, उन्होंने कहा सरकारें आती जाती रहेगी और हमारा सह संबंध और हमारी पार्टियां भी आती जाती रहेगी, बनती रहेगी, बिखरती रहेगी, पर भारत का लोकतंत्र अमिट रहेगा। एक वोट के लिए अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी, प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। ऐसा त्यागशील व्यक्ति या तो अनादिकाल में दधिमती ऋषि थे या हमारे अटल जी थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। एन के प्रकारेण अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पकड़ना चाहता है। इवन तो एक चपरासी भी अवैध तरीकों से उस कुर्सी पे बैठा रहना चाहता है। प्रधानमंत्री का पद था, उन्होंने संसद में आज जब भाषण दिया था, उन्होंने कहा था हमारा लोकतंत्र बचा रहना चाहिए।
और इसी लोकतंत्र के आदर्शों के कारण यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने वहां भेजा था। राष्ट्रहित प्रथम है और इसी गरिमा के आदर्श को अटल जी ने भी स्थापित किया था। हम जो यहाँ कहते हैं, हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्रहित और वसुधैव कुटुंबकम। केवल अपना नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं, पूरे संसार का हम भलाई सोचें। इसी आदर्श को लेकर हम आगे बढ़ें। विभिन्न प्रतिभाओं के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, हर क्षेत्र में वो अपना कार्य कर रहे हैं। कार्य करते रहना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एकला चलो। अटल जी कहते थे एकला चलो। दो सांसद के सहयोगी के रूप में लोकसभा में बैठे और आज उनकी पार्टी का लगभग पूरे भारत में शासन है। ये एकला चालों का उदाहरण है। भाई साहब कोटड़ा से हैं, उस क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं और इन जैसे कई भाई पिछड़ों के बीच कार्य कर रहे हैं। इनका सिस्टम भी यही है, एकला चलो। लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। जो कर्म और धर्म आपने स्वीकार किया उस पर निष्ठावान बढ़ो। आप अध्यापक हैं तो निष्ठावान अध्यापक रहिए, अपने कर्म को उस क्षेत्र में उतारते रहिए, जीवन भर उसी भूमिका में रहिए। मैं भी अध्यापक था, साधारण अध्यापक के रूप से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। पर्यावरण मेरी रुचि का विषय है। पर्यावरण विभाग राजस्थान के बुलावे पर मैंने सैकड़ों बीएड कॉलेजों में मेरे भाषण दिए। मैंने पुस्तकें लिखी है, कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है और अब इस उम्र में भी पर्यावरण पर ही पीएचडी की ओर अग्रसर हूं। इतना कहकर आप सबको नमन, धन्यवाद, जय भारत। जिसके लिए उनकी जान चली गई, उसने कहा कि ये तो चली गई कि मैं कम से कम और दुनिया तो नहीं जाए, तो उन्होंने पूरा जिंदगी हथौड़े से और छेनी से तोड़ दिया। ये देखो सबसे बड़ी बात। तो आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदमी तो इतनी बड़ी पावर है इसके अंदर कि उसके लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसलिए इस तरह की प्रतिभाएं हमें इस मंच से मिलती हैं, बहुत खुशी होती है। भारत का जो निर्माण, नव भारत का जो निर्माण हो रहा है, वो आपके द्वारा इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं, जिनको इस मंच के द्वारा तलाश कर बुलाया जाता है, इस तरह की प्रतिभाओं के ही द्वारा ये भारत जो है नव भारत बन रहा है और जिसमें आपका सभी का सहयोग है। बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। अब मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज में, हमारे समाज में धर्मांतरण, कन्वर्जन, धर्म का कन्वर्जन बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सिख समुदाय से हूँ मैं, और हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। मैं उस विषय पर भी काम कर रही हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका धर्मांतरण के पीछे शायद उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति रहती है। लोग प्रलोभन में अपने घर के हालातों को देखते हुए कई लोग ऐसे हैं जो अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। जिस समाज से मैं हूँ, मैं पचपी सिख समाज से हूँ, एसटी समाज, शेड्यूल कास्ट से मैं हूँ, और हमारे समाज में निरंतर ईसाई धर्म की घुसपैठ हो रही है और हमारे समाज में धर्मांतरण किया जा रहा है। तो मैं अपने समाज को अपने धर्म में वापसी लाने की एक सेवा देने का प्रयास कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो समाज है वो अपने धर्म में पक्का रहे, क्योंकि मैं सिख समाज से हूँ और सिखों की शहादतों और बलिदान का इतिहास बोलता है, आप सब जानते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं उन सब लोगों को घर वापसी में अपनी भूमिका, अपनी सेवा दूं और वो लोग घर वापस आए और अपने धर्म में पकड़े रहें। दूसरा, मैं अपने परिचय में बताना चाहूंगी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स को
जो इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपनी शिक्षा को फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकें। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर की व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मजदूरी करते हैं या लोगों के घर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हमारे समाज में आप सब भी जानते हैं। लेकिन उनको आगे की एजुकेशन करने के लिए उनकी इच्छा होती है, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे रहते हैं कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रयास करती हूँ कि मैं उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दूं, उनको बुक्स प्रोवाइड करवाऊं, उनको एक अच्छी लाइफ देने का प्रयास रहता है मेरा। दूसरा, मैंने राजनीतिक स्तर पर मैं अपनी एजुकेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरी जो स्कूलिंग थी, हमारे जहां मैं जिस टाउन से आती हूँ, मेरी स्कूलिंग वहीं से थी। कॉलेज हमारा डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से था। डॉक्टरेट के लिए मुझे गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जाना पड़ा और उस दौरान मैंने अपने रिसर्च पेपर्स के लिए JNU दिल्ली में भी कुछ अपने पेपर्स वहां पे रिसर्च का काम किया और PhD में भी वहां से संपन्न किया। MA के दौरान ही मैंने इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड से आर्मी के लिए फॉर्म भरा था। एक प्रयास था। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तो मुझे लगता था कि आर्मी से बेस्ट और कोई ऑप्शन देश की सेवा के लिए डायरेक्ट नहीं है। तो मैंने ये प्रयास किया, सेलेक्ट हुई। राजस्थान में से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का चयन हुआ था, श्री गंगानगर से मेरा और एक स्टूडेंट जयपुर से था। इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड के दौरान जब हम इलाहाबाद पहुंचे आर्मी कैंप में, तो वहां पर डे आपका एक टेस्ट रहता है और जिस दिन आप अपने टेस्ट में सफल नहीं हो पाते तो बैक टू पवेलियन आपको घर वापस जाना होता है। ये उनका प्रोसीजर है। दैट इज 9 डेज का ये। और नैतिक, इस पर मैं निरंतर काम करता रहता हूं, कर रहा हूं। 1818 पृष्ठ के ग्रंथों का संपादन और लेखन कर चुका हूं। साधु संतों की संगति करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे कंधों पर इन्होंने दी है कि आप यहां से जाएं और भारतीय संस्कृति के बारे में जहां भी आप पहुंचे वहां अलग जगाने की चेष्टा करें। विविध मंचों पर अवसर मिलता है मुझे, बड़े बड़े मंचों पर जाता हूं और जब मैं वहां से आह्वान करता हूं एक मां के नाम, एक पुत्री के नाम, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रोते हुए आते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची ऐसी ऐसी ऐसे हुई। गलती किसकी है? अगर वहां में तो चांटे भी लगाना पड़े उस काम को रोकने के लिए, तो वो चांटा के उसकी हित के काम की होगा। बंधु, बड़ी विडंबना होती है। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम उन बच्चियों को देखते हैं। अभी भी जयपुर में कुछ 5-6 ऐसे केस हैं जिनके घर में जाकर के आया हूं, कहते नहीं बस शादी करूं इसी से करूंगी। बेटा, भविष्य तुम्हारा उज्जवल नहीं होगा, भविष्य उज्जवल नहीं है। चली जाती है, महीने 15-20 दिन रहती है और जो भावना होता ना मिट्टी को समेटने वाला, जब उसके माध्यम से गर्दन उड़ा दी जाती है तब पापा पापा चिल्लाती है। वो बच्ची जिसको हमने बचपन से बड़े लाड प्यार से पाला है और पोसा है, जब दूसरे के साथ भाग जाती है और पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है, सड़क पर खड़े होकर के भीड़ तमाशा देखती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आगे आकर कुछ कर तो सके। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। जब मैं राजकीय सेवा में था, बड़े गुप्त रूप से काम किया करता था। राजकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद में मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व दे दिया। उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। अनेक प्रकार से मंच से कहना चाहता हूं, कई बार धमकी भरे फोन आ जाते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा करना बंद कर दीजिएगा। क्या मैं उनके कहने से डर जाऊंगा? जीवन मिला है मनुष्य को तो जीवन का अंत भी होता है एक ना एक दिन, किंतु हम अपने सिद्धांतों से विस्कृत ना हो, अपने सिद्धांतों के विपरीत ना जाएं, ऐसी भावना है आप सभी लोगों से। मैं हमारे बीच में
राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब निरंजन आर्य साहब पधार चुके हैं। कृपया कृपा करने से अगला साहब। ऐसे कार्य को करने के लिए और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे ही मंचों की आवश्यकता है। मैं इस मंच के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति शुभकामनाएं करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मनीषी विद्वान, इस प्रकार से सज्जन शक्ति हमारे मध्य में मौजूद है। निरंतर हमें इनका लाभ उठाना चाहिए और भारतीय संस्कृति के उज्जवल भविष्य की ओर हमें अपने एक कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी पवित्र भावना के साथ कि आप सब लोग इस महान यज्ञ में अग्रणी होंगे। यदि किसी बात की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मुझे याद करेंगे। मैं विशेष परिचय मैंने अपना दिया नहीं है, किंतु मेरा काम और मेरी कलम निरंतर इसीलिए चलती रहती है। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की वो कविताएं मेरे हृदय के अंदर गुंजित रहती हैं, जब वो कहते हैं कि एक लाख चलो रे, और लड़ना तो अकेले ही है ना, कोई दूसरा साथ देगा नहीं हमारा। अपनी शक्ति को हमें जागृत करना है, वो शक्ति हमें उन्हीं की कविताओं से मिलती है, ऐसे मंचों से मिलती है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना के लिए ऐसे नैतिक समर्थक राष्ट्रों की आवश्यकता है, जहां 25 दिन आज से नहीं है, जब से जना इनका चयन IAS में हुआ था तब से शायद ये मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन संपर्क में हूँ और इतना सरल स्वभाव इनका। मैं आपके बीच में कुछ ऐसे वाक्य इनके साथ में जो मेरे साथ में हुए वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो इनकी सरलता को कहते हैं। वैसे तो ये मैं बीकानेर में मेरी कर्मस्थली रही है और 50 साल से भी ज्यादा मैंने जो है ना बीकानेर में निकाले हैं। ये वैसे तो एलजीएम बन के आए थे उस समय, तो अब तो खैर इनके बाद सफेद हो गए, सभी के हो जाते हैं। उस समय तो बिल्कुल एक यंग ब्लड आदमी थे। और जब ये कलेक्टर बीकानेर थे तब का मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि हमारे मित्रों के द्वारा मुझे आमंत्रित किया था टाउन हॉल बीकानेर के अंदर, कोई एक प्ले हो रहा था कि हाँ आना, तो हम चले गए। तो हम बड़े मग्न हो गए, जो उस प्ले को देख रहे थे। तो बीच में क्या देखता हूं कि मेरे साइड की जो सीट थी खाली थी, उस सीट पे कुछ हलचल सी नजर आई। तो मैंने मुड़ के देखा तो कलेक्टर बीकानेर मेरे बगल में बैठे हैं। मैंने कहा था आपको तो वहां जाना चाहिए, तो कहने नहीं, चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो। क्या मेरे भी तो जज्बात है यार, मैं आम आदमी की तरह देखना चाहता हूं कि भाई किस तरह से एक आम आदमी रह सकता है। तो इस तरह का इनका शुरू से ही ये रहा है सादगी का। दूसरा, बीकानेर में ये रिटर्निंग ऑफिसर थे और पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारी काउंटिंग चल रही थी, तो काउंटिंग करीब समाप्त हो चुकी थी। तो कलेक्टर साहब जो है ना घूमते आए और मेरी सीट पे आके, मैं काउंटिंग में था, खड़े हो गए साहब। 13 बजे मेरे को ये बताइए यार क्या रुझान है साहब। मैंने साहब चुनाव आपने कराया, मैंने कराया, ये बता। नहीं, मैं आपके मुझ से सुनना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि सर इस तरह के बस यही मेरी ओपिनियन है। तो इस तरह का सादगी बड़ा इनका जो है ना अपना कार्यकाल रहा है। आज भी उस सादगी के साथ में ये अपने 80% बीमारियां अगर नहीं होगी तो हम सबकी वर्किंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। हम बीमार नहीं होंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। तो बीमार होने से बचने के लिए एक सबसे पहला टिप ये है कि हम हर 2 घंटे में कुछ न कुछ पिए, पानी, नींबू पानी, छाछ, कुछ भी हर 2 घंटे में कुछ पिए। दूसरा, दिन में एक समय अपने बजट के हिसाब से पेट भरकर फ्रूट्स खाएं। एक समय, कुछ भी समय पर देखें। पानी पीने से हमारी किडनी, हार्ट से संबंधित बीमारियों में रिलीफ रहेगा। पेट भरकर दिन में फ्रूट्स खाएंगे एक बार तो हमें पेट ठीक रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहेंगे। अटक शटक ना खाएं, कुछ भी देखा उसको खा लिया ऐसा ना करें। कम से कम 5 मिनट
या 10 मिनट अगर हो जाए तो सूर्य नमस्कार और 2-3 मिनट कम से कम रनिंग करेगा। ये काम हम कर ले तो बैकअप की हमें समस्या नहीं होगी, हमें आंखों की समस्या नहीं होगी। तो अगर हम इन चीजों को कर लेंगे तो हम सबकी वर्किंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गौशाला जिसमें लगभग 4000 से ज्यादा दुर्घटना गायें हैं का जुम्मा भी मैं भली भांति संभालता आ रहा हूँ। हाल ही में मैंने गौशाला के लिए 25,000 मीटर की से ज्यादा जमीन का अलॉटमेंट सरकार द्वारा अलॉट करवाया, जिसमें लगभग 20 वर्षों की मेहनत है और इसमें आर्य साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब ये मुख्य सचिव थे मैंने इनके पास भी जाकर फाइल को उनको किया था, इन्होंने हाथों हाथ उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और आज इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 25,000 मीटर जमीन 1 रुपए में अलॉट कर दी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वहां पर जितनी भी विकलांग गायें हैं वो सारी वहां पर सारी गायों को एक स्थान मिल गया। मैं सभी से एक्चुअली मैं गौ सेवक के हिसाब से बोलना चाहता हूं कि आप सबसे प्रार्थना है कि गाय की सेवा अवश्य करें। आप उसके अंदर 34,000 देवी कोटि देविका उसमें विराजमान रहती है। आप एक प्रण बनाने की एक गाय के लिए 1 रोटी या 1 रुपए रोजाना आप गाय के लिए खर्च कर दोगे, मैं बता रहा हूँ आपका जीवन पूरा उद्धार हो जाएगा। आपको कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न आपको कभी नीचा देखना पड़ेगा। गाय ऐसा है एक कि आप मंदिर जाओ या नहीं जाओ, आप गौशाला अगर भीख पे एक बार भी चले जाओगे तो आपका सारा उद्धार हो जाएगा। मैं इस मंच से वादा करता हूं कि मंच जो भी मुझे कार्य सौंपेगा मैं तन मन धन से लोगों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं हमारे संयोजक कुलदीप जी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसी दिन बहुत बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझको एक बड़ा मंच भी मिल रहा है साथ में। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज इस साल अंतर्राष्ट्रीय समरसता सांस्कृतिक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर हुकमचंद चंदरिया, ग्लोबल ट्रांसफर इंटरनेशनल रोमन वेल्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, प्रमुख अतिथिगण न्यायमूर्ति एस.एन. शर्मा, एशियन भार्गव, पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय सिक्किम, माननीय प्रहलाद राय टॉक, माननीय प्रहलाद राय टॉक अध्यक्ष माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार, माननीय श्री निरंजन जी आर्य, पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, माननीय श्री गोपाल शर्मा, विधायक सिविल लाइन विधानसभा राजस्थान, माननीय श्री पंडित रामकृष्ण शर्मा, पूर्व सांसद शताब्दी राजस्थान, सार्क एवं विभिन्न देशों से पधारे प्रतिनिधिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन और साथ ही विराजमान मीडिया से पधारे मेरे साथीगण, आज इस अंतर्राष्ट्रीय समरसता सांस्कृतिक सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं तथा एडवोकेट कुलदीप प्रसाद शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस गरिमा में मंच पर आमंत्रित किया। इस आयोजन ने केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है बल्कि मानवता, शांति, समरसता व वैश्विक संदेश को आगे बढ़ाने का सुंदर प्रयास भी है जो कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सार्क स्थापना दिवस तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को समर्पित है। अटल जी ने हमेशा कहा था कि समरसता ही समाज की वास्तविक शक्ति है। उनकी यही प्रेरणा हमें सभी देशों को समुदाय को जो समुदाय के साथ आगे ले जाकर बढ़ने की सीख देती है। ये देखकर प्रसन्नता होती है कि इस सम्मेलन में लगभग 25 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये विविध संस्कृति, परंपराएं और विचारधारा हमें ये याद दिलाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये भावना वर्तमान प्रधानमंत्री व विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है जिसमें पूरे विश्व
को एक परिवार के रूप में देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी सोच की वजह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान नीति, व्यापारिक नीति, फिर परिवार कल्याण की नीतियों पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में पिछले 500 वर्षों से पुराने मुद्दा जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको सुलझाकर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके लिए सब बहुत बड़ी ये उपलब्धि है हमारे हिंदू समाज के लिए, भारत देश के लिए। एक बार जोरदार हमारे प्रधानमंत्री की तालियां हो जाए। जूते पहन के चले, माननीय प्रधानमंत्री भारत नेपाल की जूते पहन के चले, जिससे ये प्रतीत होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत नेपाल वैदिक संस्कृति का उत्थान करने का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सब देखकर भारत पुनः जगत गुरु के आसन पर स्थापित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार से मैं इस मंच से माध्यम से विनम्र विनती करता हूं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले, तो साथ ही अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बनाया जाए। आज हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में कई जगहों पर युद्ध चल रहे हैं और सामाजिक असमानताएं हैं, सांस्कृतिक दूरियां हैं, वैश्विक तनाव है। ऐसे समय में हमें ऐसे मंचों की, जैसे आज शार्क का ये सम्मेलन हो रहा है, शार्क के माध्यम से जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, ऐसे समय में हमें ऐसे मंचों की अत्यंत आवश्यकता है जहां से हम शांति, संवाद और सहयोग का संदेश दे सके पूरे विश्व को। सांस्कृतिक समृद्धता किसी भी राष्ट्र और समाज की नींव होती है। संस्कृति जोड़ती है, समरसता संवारती है और समाधान लाता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कलाकारों, विद्वानों और युवाओं का एक साथ आना यह दर्शाता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। जब युवा पीढ़ी समरसता, मानवता की ओर कदम बढ़ाती है तो दुनिया बेहतर बनती है। इससे किसी भी देश का भविष्य उज्जवल होता है। मैं पुनः आयोजक संस्था सहपाठी संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समरसता सांस्कृतिक सम्मेलन में सम्मानित अटल आज इस संस्था के माध्यम से जो भी लोग अटल स्टार गौरव अवार्ड से सम्मानित प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई भी मैं एडवांस में देना चाहता हूं एवं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ उपस्थित होकर मैं ये संकल्प लेता हूं कि जहां भी अवसर मिलेगा मैं सामाजिक समरसता, सौहार्द, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर करता रहूंगा। आप सबकी उपस्थिति, आपका उत्साह, आपका योगदान ही इस कार्यक्रम की असली शक्ति है। आइए हम सब मिलकर ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाएं कि शांति हमारा मार्ग है, समरसता हमारा संस्कार है और मानवता हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार गोपाल जी रावत साहब का। मैं बताना चाहूंगा गोपाल जी रावत साहब का नेपाल से भी गहरा संबंध है। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से भी नेपाल राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने व्यापार क्षेत्र को नेपाल राष्ट्र में फैला रखा है। भारत से नेपाल राष्ट्र में विशेष हमारे आमंत्रण पर आज आप यहाँ आगमन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच राजस्थान परम सम्मानीय श्री निरंजन आर्य साहब को आमंत्रित करूंगा। वो आए आज सार्क राष्ट्रों की स्थापना दिवस की इस पूर्व संध्या में अपना आशीर्वाद इस मंच को प्रदान करें। माननीय निरंजन आर्य साहब। परमादरणीय न्यायमूर्ति हार्डोल साहब, वयोवृद्ध हमारे राजनेता पंडित रामकृष्ण जी, इस पूरी संस्था के पीछे जो एक शक्ति लगी हुई है, वकील गणेशिया जी, डॉक्टर साहब, बड़ा जोशीला भाषण दिया आपने। मैंने सोचा डॉक्टर इतना जोश से नहीं बोलता है।
लेकिन आप में बहुत ही उन्माद और जोश से आपने बात रखी। हमारे ब्यावर नगर के राठी साहब विराजमान हैं। एक समय था जब ब्यावर में राठी मिल और राठी नगर सेठ आज भी हैं। अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। गुप्ता जी बैठे हैं, जैन साहब विराजमान हैं, जो कि आजकल राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा और जीवन की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो, ये प्रण इन्होंने लिया है, कर रहे हैं। और श्री गोपाल सिंह जी, आपने भी बड़ा अच्छा भाषण दिया, हम सबसे थोड़ी सी तेजी आई। और इन सबसे महत्वपूर्ण आप सब महानुभाव, हमारे यहाँ के श्री कुलदीप जी, और आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो खुद को याद नहीं था, तो उन्होंने मेरी बीकानेर कलेक्टर याद दिलवा दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफी अच्छे लोगों ने अपनी बातें बता दी है, और ये एक ऐसा मंच है जिसका कोई बंधन नहीं है। दुनिया बहुत विशाल है, दुनिया बहुत विविधता से भरी है, और मानव प्रजाति जिस तरह से अपने आप को इस विशाल भूगर्भ पे, एक विशाल प्रखंड पे अपना उन्नयन कर, वर्षों बीत गए, हजारों क्या लाखों साल हुए होंगे, लेकिन किस तरह से आदमी ने, इंसान ने, मनुष्य ने इस पृथ्वी पे अपने जीवन को आकार बनाओ। बहुत समस्याएं हुई, बहुत चुनौतियां मिली, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां, भौगोलिक चुनौतियां, और जीवन को अपने आप को बनाए रखने की चुनौतियां। लेकिन उन सब से निखर कर, उन सब से निपट कर, अगर आज की तारीख में भी कहता हूं कि दुनिया में इंसान ने अपना वजूद बनाया, अपनी इंसानियत बनाई, अपनी व्यवस्था बनाई, और एक नया जिसे कहना चाहिए सिस्टम खड़ा किया, आज हम सब उसके भागीदार हैं, हम सब उसके जिसे कहना चाहिए बेनिफिशियरी है। विभिन्न समस्याओं से इंसान का स्वरूप बदला, सामाजिक रीति रिवाज, परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियों से मानव का स्वभाव बदला, और एक जिसे कहना चाहिए कि इस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम इन सबको एक करके चले। और ये जो समरसता मंच है, वैसे तो विभिन्न मुल्कों के प्रतिनिधियों का ये सम्मेलन है, बड़े अच्छे उद्देश्यों के साथ चल रहा है, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे प्रयास कर रहे हो जिससे एक दुनिया में मुल्कों में आपस में प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, स्नेह हो, और हम एक दूसरे के सहयोगी बने और हम बेहतर इंसान बने। डॉक्टर साहब ने बातें बताई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ पीना चाहिए। बताया डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान का स्वरूप, जो शरीर को सुरक्षित रखने, रक्षित रखने, अच्छे करने के लिए ये कह रहे हैं कि हर 2 घंटे कुछ पीना चाहिए। मैं बताता हूं इंसान के शास्त्र का ज्ञान, और हर 2 घंटे में हमको पीना चाहिए। सबसे पहली बात, मानवता या इंसानियत कहती है कि हर 2 घंटे में हमको एक बार अहंकार को पीना चाहिए। अगर इंसान अपनी जिंदगी में अहंकार को पी ले, क्योंकि अहंकार बहुत बुरी बीमारी है, और इंसानियत कहती है कि हमको अहंकारी नहीं बनना चाहिए, हमको सरल, सहज, जिसे कहना चाहिए कि सादगी के साथ रहने वाला इंसान बनना चाहिए। तो हर 2 घंटे में हम एक बार अहंकार पिए, उसके बाद 2 घंटे में हम मोह माया का लालच भी लें। अगर इंसान में मोह माया इसका लालच नहीं होगा
तो मैं सोचता हूं कि वो एक बेहतर इंसान। तो आप सुबह 8 बजे अहंकार को पी लो, फिर 10 बजे आप मोह माया और लालच को पी लो, फिर 12 बजे आप आपसी वैमनस्य और एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की खिंचाई करना, ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव को भी आप पी जाओ। तो जब आप अहंकार छोड़ चुके हो, आप मोह माया का लालच छोड़ चुके हो, आप आपसी वैमनस्य छोड़ चुके हो, और दोपहर को 2 बजे दूसरे की बुराई करने का काम भी किया। अगर दोपहर 2 बजे हमने ये तय कर लिया कि अब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो आप सोचिए आप कितने बेहतर इंसान हो। आप में अहंकार नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह 8 बजे पी रहे हैं। आप में मोह माया का लालच नहीं है, क्योंकि वो भी आप 10 बजे पी रहे। आप में आपस में एक दूसरे की खिंचाई करने का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो आप 12 बजे पी रहे। इस तरह से करते करते जितनी हमारी चरित्र की, हमारे जीवन की जो भी मानव स्वभाव में बुराइयां हो सकती है, वो अगर आप पूरे दिन में पी जाए, तो मैं सोचता हूं कि हम एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमारे बीच में मैं भूल गया, पद्मश्री महमूद हुसैन साहब भी विराजमान हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जयपुर का नाम रोशन किया है। इनके वीडियोस, इनकी गजलें, इनके गाने पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं। और मैं सोचता हूं कि जयपुर वासियों को आप पे नाज है, आप पे गर्व है, और आपका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था कि इंसान को बेहतर कैसे बनाए। एक बार क्या हुआ कि एक पेड़ पे रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी की जो गांठ लगी हुई थी एक पेड़ पे। तो उधर से एक आदमी आया और उस आदमी ने उस पेड़ की गांठ को खोल के रस्सी को सीधा कर दिया। जब गांठ लगी हुई थी तो रस्सी उलझी हुई थी, उन्होंने उस आदमी ने उस गांठ को खोला और रस्सी को सीधा कर दिया। और फिर वो आदमी बड़े गर्व से और बड़े घमंड से कहने लगा कि देखिए हम तो आदमी हैं, हमारे में तो इंसानियत है, हम तो देखिए उलझी हुई तो रस्सी, उस रस्सी को कह रहा है तू तो उलझी हुई थी, तू तो गांठ में फंसी हुई थी, हमने गांठ खोल के तेरे को सीधा कर दिया। हमारे में कितने इंसानियत, हम कितने बड़े मानव हैं। आपको पता है रस्सी ने क्या जवाब दिया? रस्सी ने यह जवाब दिया कि मुझे पता है गांठ खोल के आपने मेरे को सीधा किया है, पर श्रीमान जी किसी दूसरे पे गांठ बांधने के लिए आपने मेरे को सीधा किया है, किसी दूसरे को उलझाने के लिए आपने मेरे को सीधा किया है, आपने मेरे स्वार्थ के लिए सीधा नहीं किया है। आपने तो सीधा इसलिए किया है आपने दूसरे आदमी के टांग बांध दी थी। तो ये जो स्वभाव है, ये जो इंसान में सब तकाजा है, इस तकाजे को पीने की जरूरत है। और इस तरह के समरसता मंच में, इस तरह के सामूहिक चिंतन में हम बैठ के कुछ विचार करें, विमर्श करें, तो इस दुनिया को बेहतर बनाए। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा, पहले तो कहा कि पी जाओ, फिर कहा कि खा जाओ, फल फ्रूट खाओ, बादाम खाओ। वो तो डॉक्टर साहब पता नहीं पैसे है नहीं, आपके तो हॉस्पिटल अच्छा चलता है, सामर्थ्य अनुसार कुछ भी खाओ, राइट। अब इन्होंने कहा चिकित्सा शास्त्र में कि गाजर खाओगे तो विटामिन सी मिलेगा, आंखों वाला ए मिलेगा, मौसमी खाओगे तो विटामिन सी मिलेगा, ये आप अमरूद या एप्पल खाओगे तो क्या जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। चिकित्सा शास्त्र में बिल्कुल सही कहा है। अब आप इसके अलावा मानव शास्त्र पे इस बात, आप लाइए इंसानियत के पैमाने पे इस बात, आप लाइए जीवन के तकाजे पे इस बात को कि हमको खाना क्या चाहिए। हमको खाना चाहिए जो खुद कह रहे थे, हमें हमारी खुराक में, हमारे जीवन में डालना चाहिए क्या? देश प्रेम। आपने कहा हमें हमारी खुराक में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में देश प्रेम को डालना है।
हमें हमारे जीवन में, हमारे विचारों में समाज की सेवा को डालना है। हमें विचारों में, हमारे जीवन में सद्भाव को डालना है, प्रेम को डालना है, स्नेह को डालना है, शक्ति को डालना है, ताकत को डालना है। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा इंसान निकल के आता है जो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो सारी विरक्तियों से मुक्त हो गया, जो सारे व्यभिचार को पी गया, और उसके बाद हर 2 घंटे में ऐसे ऐसे कुछ आदर्शों को पी गया, जी गया, खा गया, जिससे उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया। तो मैं ये सोचता हूं कि समय के इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अशांति है, आप सब जानते हैं, मुल्क मुल्क से लड़ रहे हैं, इंसान इंसान से लड़ रहा है, और अखबार आप सब पढ़ते हैं, भाई ने भाभी को मार दिया, पोते ने दादी को मार दिया, चाचा ने पड़ोसी को मार दिया, उसने उसकी टांग तोड़ दी, उसने उसने ऐसे ऐसे उदाहरण हमको देखने को, पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। क्या कभी हम सोच सकते हैं एक माँ जन्म देते ही उस बच्चे को जंगल में फेंक दे? जन्म देते ही ऐसी ऐसी जिसे कहना चाहिए, जिसे कहना चाहिए कि असंतुलन, या जिसे कहना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ असामयिकता है, इसको संतुलित करने की जरूरत है। एक दिन मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रहा था, अब पता नहीं वो सही मैसेज है या गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा था, पर मैं उस लिखने वाले की भावना पे जा रहा था, और वो भावना आप सुनिए। एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि एक महिला के बच्चे पैदा हुआ है, और तुरंत उसने उस बच्चे को, जो भी लड़का है लड़की जो भी थी, उसको कहीं जंगल में छोड़ दिया तुरंत। अब उस आदमी ने जो आगे जो कल्पना की, वो पता नहीं सही है गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही है तो मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है, पर ये इतनी अच्छी बात है सही लगती नहीं मेरे को कई बार, इतनी अच्छी बात है कैसे संभव हो सकता है। वो कहता है कि जब उस औरत ने उस बच्चे को जमीन पे छोड़ा और वो तो चली गई, वो 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का बच्चा था, पड़ा था, उधर से कुत्ता आया, या कुत्ता या कुत्ती जो भी आई, उसने उस बच्चे को देखा तो उसने उसको मुंह से उठाया, मुंह से उठा के वो अपने उस खुडिया में लेके जहां उसके 4 बच्चे थे, और उन 4 बच्चों के साथ उनको रख के ऊपर बैठ गई ताकि गर्मी मिले, उसका जीवन बच गया। एक कल्पना है आदमी की, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन आप सोचिए जानवर के लिए इतनी बड़ी कल्पना किसी ने की है, और हो सकता है इसमें कुछ आधा हिस्सा सही भी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से हम हमारे इन सारे विकृत, लगभग एक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह, तो हमारी संस्कृति एक, हमारा उद्भव एक, हमारा जीवन एक, हमारा पहनावा एक, हमारा खानपान एक, हमारे विचार एक। और इसलिए मैं सोचता हूं कि एक जैसी इंसानियत को संतुलित करके आगे बढ़ाने का जो सबसे अच्छा मंच अगर कोई हो सकता है तो वो साथ हो सकता है। और श्री कुलदीप जी जिन्होंने अपने कंधे पे इस भार को उठाया है, मैं 1-2 बार पहले भी आया हूं, इस तरह से इन्होंने इसमें अपना पूरा समय लेकर और तात्पर्य बैठा के नेपाल और यहाँ एक ऐसी रचना करिए, एक ऐसा जिसे कहना चाहिए निर्माण किया घटना का, जिसमें हम सब भागीदार हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए। पंडित जी विराजमान है, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि आदर्श पुरुष है, प्रेरणा पुरुष है इस उम्र में भी, और इनकी राजनीति अपने आप में एक सिद्धांतिक, एक अलग तरह की राजनीति हुआ करती है। तो जो आज भी मैं सोचता हूं कि हम सब समाज के लिए पंडित जी बहुत आदर्श हैं, बहुत हमारा जिसे कहने ये जीवन का पैमाना है। न्यायमूर्ति विराजमान है, राज्यपाल महामहिम भी विराजे हैं। इतना इनका स्वरूप, इनकी व्यक्तित्व, इनका जिसे कहना चाहिए पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है कि आप और हम इनके लिए कुछ कहें तो बहुत ही हल्की बात लगेगी, लेकिन जयपुर के नागरिक हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं,
इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम बिल्कुल आपने ऊंचा बढ़ाया। हमको आपके ऊपर भी बहुत बहुत गर्व है। श्री गणेशिया जी तो मेरे मित्र हैं, ये बड़े भाई के रूप में है। बहुआयामी व्यक्तित्व मैं मानता हूं इनको कि वकील तो जो है ये, लेकिन वकील के अलावा किस तरह से सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और हर तरह के जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा के संस्थागत तरीके से स्थापित कर देना कोई सीखता है तो वो वकील गणेश से हमको सीखना चाहिए। हम वकील गणेश जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस लॉ को जगाए रखा है। इस जिसे कहना चाहिए भारत नेपाल संधि का कार्यक्रम भी करते रहे हैं। आप सब यहाँ आए, मेरे को भी इन्होंने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मंच का आमंत्रण स्वीकार कर अपना अमूल्य समय इस मंच को दिया। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे बीच विराजमान अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आगे की तरफ आ जाए। आज हम पंडित रामकिशन जी शर्मा साहब का अटल साग गौरव अवार्ड का ये पहला सम्मान न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव साहब के कमलों द्वारा डॉक्टर हुकुमचंद गणेशिया जी, जस्टिस एस.एन. भार्गव साहब, निरंजन आर्य साहब, आप निर्मल जैन साहब, आप आगमन करें आगे की तरफ। ये सम्मान की पहली कड़ी है। पंडित रामकिशन जी शर्मा, पूर्व सांसद एवं शताब्दी पुरुष, राजस्थान हमारे बीच में है। आज भारत की शक्ति, प्रतिष्ठा व पंचशील के इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज आपका सार्क राष्ट्रों की स्थापना दिवस की इस पूर्व संध्या पर मंच द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस जयंती समारोह के इस विशेष कार्यक्रम में आपका पहला सम्मान मंच द्वारा किया जा रहा है। आज शताब्दी पुरुष राजस्थान के, आप सब ताली बजा के पंडित जी का स्वागत करें। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपने काम किया है, आज उनकी यादें आपके साथ ताजा हुई है, आपने यहाँ आगमन किया, आपका अभिनंदन, स्वागत। शताब्दी पुरुष हमारे बीच ऐसी जानी मानी शख्सियत पद्म श्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, गजल गायक, जयपुर राजस्थान में यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए हैं। आप भामाशाह सम्मान से आप सम्मानित हैं और राजस्थान सरकार के कई सामाजिक और विभागों में आपका सम्मान लगा हुआ है। आज आपका इस मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। रमेश चंद जी नागर साहब का आज मंच पे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव साहब के कर कमलों द्वारा स्वागत, अभिनंदन। रमेश चंद जी नागर साहब को पूर्व में लोह पुरुष एकता अवार्ड से भी सम्मान दिया गया था। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती महोत्सव में भी आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे भी डॉक्टर कुलदीप शर्मा, निर्देशक एवं प्रमुख समाज सेवी, केजी स्टोन हॉस्पिटल अजमेर राजस्थान यहाँ मौजूद है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अपना अभिनंदन पत्र सम्मान स्वीकार करें। आज सार्क राष्ट्रों की स्थापना दिवस की इस पूर्व संध्या पे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा आपका विशेष अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, आप सब ताली बजा के स्वागत करें, ये बहुमुखी प्रतिभा है। हमारे बीच योगेंद्र जी गुप्ता, गो सेवक प्रबंधक, सूर्या फार्मा, जयपुर राजस्थान यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अपना अभिनंदन पत्र सम्मान स्वीकार करें। योगेंद्र जी गुप्ता, आप सब ताली बजा के स्वागत करें और मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे विराजमान हो। ये सम्मान का पहला चरण
हुआ है। अतिथि अपने आसन पे विराजमान हो। आप हमारे बीच जिनको सुनने के लिए मंच काफी समय से इंतजार कर रहा था, पंडित रामकिशन जी शर्मा साहब, जो पूर्व सांसद व शताब्दी पुरुष रहे हैं, उनको इस मंच पर, और ये सबसे बड़ी ये बात है कि विश्व रत्न महावीर प्रसाद टोनी के साथ आपका काफी समय रहा है, और आज उन्हीं का लगाया हुआ एक बेटा है जो कई राष्ट्रों में भारत की शक्ति को आगे बढ़ा रहा है। आपका उद्बोधन सुनने के लिए मंच आपको आमंत्रित कर रहा है और माइक आपके पास भिजवा रहा हूँ। पंडित रामकिशन जी शर्मा। आदरणीय भार्गव साहब, सम्मानीय मंच, बहन और भाई, मंच पर तरह तरह की बात कही गई। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कैसे सुरक्षित रहे, हमारे अच्छे संस्कार कैसे जागृत हों, ये सारी चर्चा तो है, लेकिन सारे संसार में एक ही मुद्दा है इस वक्त, इंसान कैसे बने। असल सारा झंझट ये है कि हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता में से गायब हो चुकी है। मैं इस संबंध में ज्यादा बात नहीं कहकर अटल बिहारी जी के संबंध में कुछ बात कहना चाहूंगा। अटल जी और मैं, हमारी राजनीतिक धारा बिल्कुल अलग थी। हम तो जन्म से समाजवादी थे और अटल जी जन्म से आरएसएस के थे। विचारधारा के हिसाब से हमारा कोई संबंध नहीं था, बस विचारधारा के अनुसार तो टकराव था। लेकिन कई मौके ऐसे आए जब मैंने उसके संबंध में और उन्होंने मेरे संबंधों को जानकारी प्राप्त की। एक मौका तो 77 में आया जब मैं भरतपुर से उपचुनाव लड़ रहा था। जनसंघ ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया और मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था। चुनाव को ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। 4 मुख्यमंत्री हरदेव जी हर गांव में बोल रहे थे, बहुत भयंकर चुनाव था। लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले अटल जी आए और उन्हें जब ये पता लगा कि इसमें जनसंघ नहीं जीत रहा है तो सीधी बात कहती जनसंघ जीतेगा, इसलिए आपको संतु वोट दे देना चाहिए। वो चुनाव में चुनाव जीता। इसके अलावा एक दूसरी घटना ये है कि वो विदेश मंत्री थे और मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। बनेरा में उपचुनाव हो रहा था। बनेरा में मैं जब सर्किट हाउस पहुंचा, भीड़ मारा तो सर्किट हाउस में कोई जगह नहीं थी। पता लगा कि अटल जी हम ठहरे हुए हैं, जगह है नहीं। तो मैंने कहा भाई जगह नहीं है तो मेरे तो बाहर 1-4 पाई लगा मुझे पहुंच जाएगा। अब अटल जी के भीतर ना मिले, उनसे नमस्कार, ना उनसे कोई बातचीत। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मैं बाहर सो रहा हूँ तो अपनी घाट को भी बाहर ले आए, मेरे पास लेट गए और लेट के काफी बातचीत की। उन्हें सारी बातचीतों के बाद तो मैं क्या बताऊं, लेकिन उन्हें खासतौर पर यह कहा कि आपकी पार्टी और यूरोप की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या फर्क है। तो मैंने बताया सोशल डेमोक्रेट केवल पार्लियामेंट से ही समाज बदलना चाहते और हम उसके साथ आंतरिक संघर्ष को भी शामिल करते हैं। सबसे बड़ा सत्य है हम इस बात पर चर्चा हुई, कह रही चर्चा हो गई, सारी बात हुई, वो चले गई। एक बार और एक घटना हुई, जनता दल की और बीजेपी की मिली सरकार, अटल जी विधानसभा में आए थे। उस दिन मैं बोला था और मैंने कुछ बीजेपी के संबंध में अपने हिसाब से व्याख्या की थी, जिससे मैं उनने मेरी व्याख्या के बाद उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, बुलाया और उन्होंने एक बात कही कि सारी चीजों का जवाब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसकी दिक्कत ही हुई। उसके बाद हम मिले थे, वो चले गए और मैं जाने वाला हूँ, हमारी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद अटल जी के बारे में जो खास बात है, उन्होंने एक बात कही थी कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। इसका सीधा मतलब क्या था
कि पड़ोस में बुरा हो बुरा हो कैसा भी हो उसे हम बदल तो सकते नहीं। जब बदल नहीं सकते तो उसे सब सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उन्होंने ये काम शुरू भी किया। जब वो देश मंत्री थे तो उस समय पासपोर्ट पाकिस्तान के में जारी किया और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बस सेवा जारी कर दी। तो एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो लगातार हमारे विरोध में रहा है उससे भी संबंध सुधारने की उन्होंने पूरी कोशिश की। इससे पहले राजीव गांधी ने भी यही कोशिश की, चीन से तो उसका दुश्मनी करने की कोशिश की। इस सबका मतलब यह है कि सारी राजनीति उस समय जो राजनीति थी वो उस तरह की थी। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि में बीजेपी और विरोध के लोगों की संख्या बराबर थी, सरकार बन नहीं रही थी। मैं इस बात को धन्यवाद देता हूँ कि अटल जी ने कोई कोशिश नहीं की किसी विरोधी दल को लोग आदत देकर तोड़ दे। लेकिन आज की राजनीति डकैती डालो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन सरकार में शामिल हो जाओ, पवित्र हो जाओगे। अब उस राजनीति और आज की राजनीति में जो फर्क है, अगर हम अटल जी को सही श्रद्धांजलि देना चाहते तो फिर पड़ोसी सुधारने की कोशिश करें। हम मानते हैं हमारे दोनों पड़ोसी हम कितनी कोशिश कर लें वो सब सुधारने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, प्रयास को लगातार करते रहना चाहिए। आज की राजनीति में जिस तरह से दल बदल लोग लालच देकर पद देकर मंत्री पद देकर अलग तरह से लोगों को सरकार बनाने की बात की है, वो अटल जी उस वक्त दी थी, इस्तीफा दिया और बहुमत से जीत के आए। तो मैं तो आज के दिन इलाहाबाद लिख कहकर यही कहना चाहता हूँ कि हम फील्डबागा में बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे इस बात और पूछी। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर थी, सरकार बनते वक्त जयप्रकाश जी को प्रधानमंत्री बनना जा रहा था, 5 आदमी हमारे कैबिनेट में लिए जा रहे थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो मैंने कहा साहब मेरी कोई जानकारी नहीं है, ना मेरी उस समय कोई हैसियत थी कि मैं इसका जवाब दूं। पर हमारा एक कार्यक्रम था, हमने ये कहा हमें पद भी चाहिए, ये कार्यक्रम चाहिए। चलो बस मैं खास को ले रहा हूँ, सबको नहीं ले रहा हूँ। आज तक भी मुझे 3 बार मौके मिले, दल टूटने के बाद फर्स्ट में मौका मिला मिलने का। तो मैंने कहा सीधा क्या आप सीधा बताओ क्या मुझे दल छोड़ देना चाहिए? तो लगा दे। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी सरकार के हुए तो हरदेव जी ने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उस समय हमारे 33 पार्टी के लोग 60 के करीब कांग्रेस की बैठाई थी, उन्होंने कहा के सामने नहीं कर सकते। तो और आज के देश के लिए और हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरत है राजनीति का शुद्धिकरण। एक अगर कोई मुख्य काम है, अगर राजनीति शुद्ध हो जाएगी तो संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। अगर राजनीति इसी तरह चलती रही तो हम बदलाव करते रहें, हम कहते रहें, लेकिन हमारी संस्कृति को भी बचा नहीं पाएगा जब तक राजनीति शुद्ध नहीं होगी। मैं इस अवसर पर खासतौर पर बधाई देता हूँ। ये मंच लगातार मुझे बुलाता है और एक बात मैं आपसे जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे वयोवृद्ध कह दिया। अरे वो रिटायर हो गए, रिटायर पूरा हो बड़े मैंने बताया जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। तो मेरा कहने का मतलब है वो ये रिटायर हो गए, मैं तो एक्टिव हूँ, दिल में 3-4 कार्यक्रम करता हूँ। मैंने पानी की लड़ाई लड़ी, अब गांवों में गरीबों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मुझे गुड्डा दिया है, करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं अपने जीवन की शेष दिनों में एक्टिव रहकर देश की सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पंडित रामकिशन जी को आप सुन रहे थे, आप शताब्दी पुरुष है और जानी मानी शख्सियत है राजस्थान में। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच
न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव साहब हमारे बीच विराजमान है। मैं उनको मेरे साथी गणेश साहब और अन्य अतिथिगण कहूँ मैं या संयोजक कहूँ या विराजे हुए मंच पर और सामने बैठे हुए उन सभी को मैं अपना अपना प्रणाम पेश करता हूँ। आदरणीय रामकृष्ण जी मेरे पूज्य पिता पंडित मुकुंदराय जी भार्गव के साथी रहे हैं और मुझे वो अवसर मिला है कि जब मैं इनके घर पर जाकर बाबूजी के साथ मैंने खाना खाया है, चाय पी है और रहने का अवसर मिला है मेरे को, तो बाबूजी का और रामकृष्ण जी पंडित जी का तो बहुत अच्छा संपर्क था। मुझे आज अवसर मिला उनसे आशीर्वाद देने का, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। साथ ही मैं भाई गणेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज अतिथि के रूप में, मैं अपने को अतिथि तो नहीं मानता लेकिन फिर भी न्यायमूर्ति होने के नाते उन्होंने मुझे याद किया। मित्रों, मैं भी अजमेर का जब जिक्र आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं तो अजमेरी का हूँ, अजमेर में पढ़ा लिखा, परवरिश मेरी अजमेर में हुई। मेरे पूज्य पिता पंडित मुकुंदराय जी भार्गव अजमेर से सांसद रहे, उसके पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने और राजनीति में मैं तो दूर रहा, लेकिन हाँ उनके आशीर्वाद से मैं दिन पर दिन कुछ तो कुछ उनसे सीखता रहा। मैं अधिक समय नहीं रहना चाहूंगा और साथ में भाई गणेश जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस अवसर पर यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और मैं आज आपके बीच हूँ। मित्रों, अटल जी के लिए जो पंडित जी ने कहा, मैं उससे ज्यादा क्या कहूँगा, क्योंकि मैं भी अटल जी से एक बार संगोष्ठी थी और वहाँ हिंदी की चर्चा हो रही थी और मैं अटल जी दोनों साथ थे उस संगोष्ठी में। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, मैं तो जब हाईकोर्ट का जज बना तो मैंने बनते ही सबसे पहले ये आदेश दिया, ये प्रार्थना की मैंने वकीलों से कि कृपया मेरी अदालत में आप हिंदी में बहस किया करें तो बहुत अच्छा हो। ये सुनकर आज वाजपेयी जी बड़े प्रसन्न हुए और मेरे से कहने कि ये आपने अच्छा काम किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत समय हो चुका है और आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हमारे आने में थोड़ी व्यवधान हुआ और पंडित जी का मैं उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं भी अब 92 ईयर्स का हो जाऊंगा, लेकिन आप तो बहुत ही 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और जिससे कि मैं स्वस्थ रह सकूं और समाज की जो कुछ मेरे से सेवा हो सके मैं कर सकूं। क्योंकि मैं अजमेर का हूँ, इसलिए अजमेर का जब जिक्र आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अजमेर में पढ़ा लिखा और अजमेर में वकालत की। जब मैं यहाँ न्यायाधीश बनाया गया तो फिर मुझे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया राजस्थान में और उसके बाद फिर यहाँ से सिक्किम भेज दिया गया एज चीफ जस्टिस। मैं सिक्किम में रहा और सिक्किम के बाद मेरे को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया वहाँ का। तो मैं वहाँ बहुत साल रहा वहाँ पर और वहाँ भी मेरे को इतना स्नेह मिला सबका कि मैं आपको नहीं बता सकता। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिनसे भी मेरी मुलाकात होती है वो सब मेरे से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं और मुझे उत्साह देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे कुछ पिताजी को आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, आंखों से वो दिखता नहीं था उनको। जब वो 42 मूवमेंट में जेल में गए थे तो वहाँ जेल ने उनको ऐसी दवाई दी, ऐसी उसको किया कि उन्होंने अपने नेत्र ज्योति खो दी थी। वो आंखों से अंधे हो चुके थे, फिर भी वो बहस किया करते थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और मैं उनकी मदद किया करता था एज जूनियर और मैं भी एडवोकेट हो चुका था जब तक
एज ए एडवोकेट ऑल्सो। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबूजी ने बहस करते वक्त एक रूलिंग का हवाला दिया और कहा कि इसमें इस पेज पर यह लिखा हुआ है, जो मेरे मित्र यहाँ पढ़ के सुनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत नाराज हुए, कहने लगे कि आप क्या बात करते हैं, कोई कायदा नहीं है, आप खुद तो नहीं पढ़ लेंगे। तो उन्होंने कहा साहब कि मेरे को दिखता नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं अपने साथी से कहता हूँ कि वो आपकी बात बहस करे। तो उनका ऐसा आपकी आंखें से बिल्कुल नेचुरल लगती है, कभी लगता नहीं कि आपको दिखता नहीं है कि आप आंखों से अंधे हैं, इसलिए आप हमसे चैम्बर में मिलिएगा। चैम्बर में हम गए, उन्होंने मामू से माफी मांगी, क्योंकि आपकी नीयत वैसे तो लगते थे कि बिल्कुल ठीक है, देखने में कोई फर्क नहीं, कभी अंधापन नजर नहीं आता, लेकिन ये हमें नहीं मालूम था कि होने के बाद भी आपकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक है कि आपने पूरे के पूरे पेज जो कि जो हमको हमारे सामने उद्धत किए। तो इसलिए भगवान की जब कृपा होती है तो सब काम ठीक होता रहता है। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मौजूदगी में, हे प्रभु, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक भगवान में विश्वास रहे और समाज सेवा करने की मेरे में जो लगन है वो बनी रहे, और मैं जितना हो सके अधिक से अधिक समाज की सेवा कर सकूं, तो अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में फिर गणेशा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और मैं आपके बीच आ सका और पंडित जी से भी आशीर्वाद पा सका। भार्गव साहब परिचय दे रहे थे कि मैं अजमेर में भार्गव साहब थे, उनका पुत्र हूं। मैं आपको एक दूसरा परिचय देना चाहता हूं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, विरोधी दल की तरफ से कोई लोकसभा में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। लोगों को खतरा ये था कि दोबारा हमें जेल में भेज दिया जाएगा। तो पहली बार हम 5 आदमियों के नाम घोषित किए जो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन समस्या ये थी कि हम जेल में थे और मेरे पास तो चुनाव की फीस के पैसा ही नहीं थे। तो भार्गव साहब से ना हमने निवेदन किया, ना कोई प्रार्थना की। सबसे पहले 65,000 रुपया उन्होंने मुझे वहां चुनाव में भरतपुर भेजे थे, और उसके बाद जवाहर फर्नांडिस ने भेजे थे। और जहां तक प्रतिभा का सवाल है, क्या बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी में हालांकि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आज भी जो लोग उस समय से जिंदा हैं उस बात को याद करते हैं, उनकी याददाश्त और प्रतिभा के लिए यहाँ तक बता देते फना पेज पर फना है, उसे देख लीजिए। यही सब लोगों का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जस्टिस एस.एन. भार्गव साहब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं पूर्व राज्यपाल राजस्थान, हमारे बीच में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम पधारे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर हुकुमचंद गणेशिया जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए अपना उद्बोधन दें। एक 4838 जो गाड़ी है वो भी मेन गेट से हटा दे, 4838। स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने सूर्य आ बन जाओ, अपने सूर्य आ बन जाओ। आप लोग जो है, मुझे लगता है कि सुस्ती है और इतने अच्छे वक्ता बोल के गए। निरंजन आर्य साहब ने बहुत कुछ बोला। पंडित जी तो आप जानते ही शताब्दी पुरुष, अब ये नाराज हो गए थे कि मुझसे जो टुकड़ा कैसे कह दिया। ये तो जो है अभी मेरी बात हुई थी, फॉर्चुनेटली मेरे चाचा लगते हैं, और मैंने कहा था मेरे चाचा जी अभी से तो जो है आपकी उम्र बहुत बकाया है। तो उन्होंने कहा लाला कितनी बकाया है? मेरे चाचा जी 50 तो कम से कम है। तो कहीं लाला कम क्यों बोल रहा है, 100 बोलना कम से कम। तो ऐसे हमारे युवा जो है चाचा जी हैं। और आप देखिए कि मैं जहां तक समझता हूँ कि रोज कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 2-3 सभाओं में नहीं जाते। 100 साल के बाद 101 साल चल रहे हैं। अभी इनकी शताब्दी जो है वर्ष मनाया गया था, यहाँ पर बड़े बड़े नेता पहुंचे थे इनको इनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि उनके मन में जो है कभी बुढ़ापा उन्होंने ना कभी सोचा, ना कभी देखा, ना कभी देखेंगे। इसलिए ये तो हमेशा युवा ही रहेंगे। इसलिए चाचा जी निरंजन आर्य साहब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। निरंजन
और निरंजन आर्य साहब एक्चुअली क्या है, मेरे मित्र हैं। मैंने कहा था कि मेरा नंबर आ रहा है। ये अभूतपूर्व मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री निकल रहा है, जब क्या निकल रहा है क्या किया, तो अभूतपूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। मैं इसलिए मेरे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने मुझे खाने पर बुलाया, तो उस समय मुख्य सचिव थे। तो वहां मैं देखता हूँ कि निरंजन आर्य जी गायब हैं। इनकी मैडम जो है पीएससी सदस्य हैं, अभी इन्होंने रिजाइन इन्होंने कराया, पीएससी सदस्य थी। तो उन्होंने कहा, अभी जी मैंने कहा कहाँ गए भाई हम दोनों, कि वो जन सुनवाई कर रहे हैं। तो देखे तो साइड में जो कम से 2-4 से लोग जो है निरंजन जी के सामने बैठे हुए थे, निरंजन जी सुनवाई कर रहे थे। तो मैंने भाभी जी उनसे कहो, भूखा ब्राह्मण जो है कई बार गुस्सा में श्राप दे देता है, इसलिए जाकर के उनको कहो कि वो आगे खाना खाएंगे। आप ये देखिए कि वो गई और उनको इन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करो, पंडित जी के लिए खीर खिलाओ, और खीर से पंडित खुश हो जाते हैं, तब तक मैं आ रहा हूँ इन लोगों से लौटते। ऐसे हैं हमारे जो है निरंजन आर्य साहब। और निरंजन आर्य साहब ने जो है पहले जब प्रोग्राम था तो हमारे कुलदीप जी के लिए जो है कहा, मैं कि कुलदीप जी से परिचय कैसे हुआ। देखिए देख हत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। कुलदीप जी जो है अभी से उम्र में भी छोटे हैं और साथ साथ जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, निरंजन आर्य जैसे व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी थे नेपाल गए, इनके मन में यह था कि किसी मंदिर में कहीं पे दर्शन के लिए जो है मुझे चीफ सेक्रेटरी का रुतबा, चीफ सेक्रेटरी का परिचय नहीं देना है। अभी वक्ता बोल के गए थे कि हमारे जो है उन्होंने बताया था पांडे साहब ने कि कलेक्टर बीकानेर बैठे, शुरू से ऐसे रहे कि इन्होंने कभी अपना अरावता नहीं दिखाया, तो वहां जाके लाइन में लग गए। इनको ये था कि शायद जो है लाइन लंबी नहीं होगी। जब इन्होंने देखा 10-20 हजार लोग लाइन में, तो इस हिसाब से तो शाम तक नंबर आएगा। फिर इनका अंदर से आईएएस फुदका, इन्होंने कहा कि मैं लाइन में। फिर इन्होंने क्या है सिक्योरिटी वाले बोला, भैया यहाँ ना मैं राजस्थान से हूँ, इंडिया से हूँ, चीफ सेक्रेटरी हूँ। तो उन्होंने साहब अब वो बेचारा जो है समझा नहीं आपको कि चीफ सेक्रेटरी क्या होता है। उन्होंने कहा साहब यहाँ पे जो आपको दर्शन कौन करा सकते मैं बताता हूँ। उन्होंने नंबर दिया है, इन्होंने फोन किया और फोन जो है कुलदीप के फोन पर भेजा। कुलदीप से कहा, भाई कुलदीप भैया जी मैं चीफ सेक्रेटरी राजस्थान हूँ, कैसा मैं जानता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए जो है किसी ने बताया कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन में हो, आप दर्शन करा सकते हो, कि मैं अभी आ रहा हूँ। आए कुलदीप जी ने जो है भक्तदास से दर्शन कराए। तो मैंने इनको कहा मैं कुलदीप जी के लिए सीरियस पटाता बोल रहा हूँ कि कुलदीप का जो है ना और दिन पर बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे याद है 10-1 साल पहले एक सज्जन पुरुष, उनका बहुत बड़ा नाम था, उनके साथ में एक बालक आया। आकर के जो है मैंने कहा कि क्या काम है, कैसे आएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना चाहते हो। तो वो लड़का मैं कहने लगा कि मैं जिंदगी में वो काम करना चाहता हूँ जिसमें देश दुनिया में मेरा नाम, लोग मुझे जाने और समाज के हित में काम कर सकें। तो मैंने कहा ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तो मैंने कहा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप आश्चर्य करोगे कि उस लड़के ने सोचा कि शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि मेरा उम्र कम है, रहन सहन ऐसा ही, जब शुरुआत जिंदगी हम करते सबका ऐसे ही होता है। तो उसका जवाब तो इस लड़के का, उसने कहा मेरी उम्र और मेरे हाथ को देखकर मत अंदाजा लगाओ मेरे वजूद का सर। मैं वो समंदर हूं जिसके साए में तूफान पड़ेंगे और वो कोई और लड़का नहीं, आपका लाडला, आपका प्यारा कुलदीप शर्मा है। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि ये जिंदगी है। हम लोग सुबह से शाम तक जो है रोज लोगों से मिलते हैं, लोगों का प्यार पाते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। निर्मल जैन साहब मेरे साइड बैठे छोटे भाई की तरह। आप ये देखें कि मैं दिल्ली में जब जाता हूं, मैं निर्मल जी कहाँ हूं, कि भाई साहब जो है राजनाथ सिंह जी के पास हूं। मैंने कहा मैं आया हूं दिल्ली में, कि भाई साहब मैं इतनी देर में आ जाऊं। फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन किया, मैंने कहा नितिन गडकरी साहब ने बुला लिया। मैंने कहा कि मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सीधी बात बोल। अच्छा सच्चाई है कि ही हैज गॉट वेरी गुड रिलेशन इन आपके पॉलिटिकल लीडर्स
और ये स्वयं जो है नितिन गडकरी साहब ने जो है आपके सड़क सप्ताह सड़क जो है सुरक्षा के सदस्य बना रखा है इनको जो है, और बड़े जिम्मेदार और मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इनके बारे में तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में जो है चीजें हम रोज सुबह शाम तक सीखते हैं। पंडित जी के बारे में तो कुछ भी कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि हम तो जब छोटे छोटे थे, मेरे चाचा जी हैं, हमें डांटा भी खूब करते थे, साथ साथ हमें खिलाया भी खूब करते थे। एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व धनी है जिन्होंने कभी कोई पार्टी चेंज नहीं की, हमेशा सिद्धांतों पर टिके रहे, और साथ साथ जो है आज भी वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं टॉप कंट्री के, वो सब आपके प्रति सम्मान आदर रखते हैं। उसके पीछे सिर्फ कारण यह है कि इनका व्यक्तित्व, इनका जो 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 जीवन में जो है जिस ढंग से इन्होंने जिया है उसकी लोग अनुसरण करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो हम सलाम करते हैं, सब लोग जो है इसके लिए एक बार तालियां बजाएं। भार्गव साहब जो है, क्योंकि कार से बात बने में तो आया ही था आपका उस समय, ये हाईकोर्ट में जज थे, फॉर्चुनेटली मैं बहुत फास्ट चल रहा था, तो उस समय जो है भार्गव साहब से मैंने कहा, मेरे साहब अभी अभी बात जिक्र किया था कि हिंदी में काम कैसे हो, तो मैंने कहा नहीं साहब आप जजमेंट हिंदी में डिलीवर करते हो, यहाँ पे तो हिंदी वाली ना तो पिटीशन अलाउ करते हैं, ना पिटीशन को इवन सेक्शन जब पिटीशन फाइल करते हैं तो उसको आगे बढ़ाते ही नहीं, कहते हिंदी में, क्योंकि हाईकोर्ट रूल्स परमिट नहीं करते हिंदी लैंग्वेज, इसलिए उस पिटीशन को वहीं पे रोक देते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं सकते। हिंदी में आर्गुमेंट भी अलाउ नहीं था। तो हमें क्रांतिकारी विचार थे, युवा थे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने भाई साहब मैं जो है पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, उन्होंने कीजिए। मैंने हिंदी पिटीशन फाइल की, और मेरी जो पिटीशन सिर्फ इस आधार पर खारिज की गई कि द पिटीशन वाज ड्राफ्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, हाई कोर्ट रूल नॉट परमिट, देयरफॉर दिस पिटीशन इज डिसमिस्ड। ये क्या खारिज कर दी, बड़ी न्यूज बनी अखबार में। दूसरे दिन मैंने कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कहीं पे भी जीवन कुछ करना है तो आपको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ेंगी, और साथ साथ कुछ करने के लिए जो है हिम्मत भी बटोरनी पड़ेगी। मैंने डीबी में लगाया, जब डिवीजन बेंच में गई तो मैंने उसमें ये लिखा कि चूक जस्टिस एस.एन. भार्गव, सोचिए आप, इनका उल्लेख कर रहा हूं मैं कि जस्टिस एस.एन. भार्गव हिंदी में जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं, जस्टिस सिंह भी हिंदी में जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं, तो एक क्लाइंट हिंदी में अपनी बात क्यों नहीं कर सकता, वकील अपनी हिंदी बात क्यों नहीं कर सकता, पिटीशन हिंदी में क्यों फाइल नहीं हो सकती। और मैंने कहा एसपी ने इस चीज को क्यों नहीं देखा, और मैंने किसी भी जज को उन जजों के जजमेंट को खारिज करने का अधिकार नहीं है। जब उनको खारिज नहीं कर सकते तो आप पिटीशन को कैसे अलाउ नहीं करेंगे। हमारी पिटीशन में ऑर्डर क्या करेंगे वो आपका काम है, लेकिन हिंदी में पिटीशन फाइल करने के लिए परमिशन नहीं। हाई कोर्ट में वो पिटीशन अलाउ की डीबी ने, और आज तक हिंदी में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात जाकर के हिंदी में कह सकता है, जबकि हाई कोर्ट, हमने कहा हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, हिंदुस्तान में अगर हम हिंदी में अगर कोई बात नहीं कह सकते, अंग्रेजों के टाइम पे जो चीज चली आ रही है उसको हम जो है ऐसे ही झेलते चले जाएंगे तो ये हिंदुस्तान अब भी गुलामियों की वीडियो में छपा हुआ दिखाई देगा, जबकि हिंदुस्तान तो कहां से कहां पहुंचने की स्थिति में। खैर, मैं आपसे दूसरी आगे नहीं बढ़ेगा, कमजोरी हमारे अंदर भी है, कमजोरी दूसरे लोगों में भी है, इंसान है, इंसान कमजोरियों का पुतला है। तो उन्होंने दो लाइन कही, बहुत अच्छी लाइन है। उन्होंने कहा कि तेरे मेरे हाथ में पत्थर, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हम सब शीश महल की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों को जो है ना एक दूसरे पे ये सोचना चाहिए, बुराइयां खोजने की जगह में उनकी अच्छाइयां खोजनी चाहिए। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, और हमारा देश, तो मैं भी नेपाल गया था, कुलदीप जी हम साथ थे। कुलदीप जो पीछे वहां के प्रधानमंत्री, आपके फॉर्मर, आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबसे मुलाकात हुई थी। मैंने वहां पर जितने बेबाक शब्दों में, बड़े सम्मान से, बेबाक शब्दों के साथ सम्मान में मैंने जो बात कही, आसानी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता मैंने, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कि हम तो हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं, और चूंकि नेपाल और भारत का संबंध आज का नहीं है, भगवान श्री राम और माँ सीता के नाम से है, इसलिए हम तो आपके यहाँ पर, हमारा कद, हमारा पद एक दामाद का पद होता है या संधि का पद होता है। तो चिपट के गले लगाया उन्होंने कहा कि निशा जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे। और मैंने कहा कि दुर्भाग्य से नेपाल के बारे में जो अफवाहें जिस ढंग से जो है मीडिया मीडिया उछालता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने देखा वहां कोई अशांति नहीं। और चूंकि नेपाल और भारत का संबंध आज का नहीं है, भगवान श्री राम और माँ सीता के नाम से है, इसलिए हम तो आपके यहाँ पर, हमारा कद, हमारा पद एक दामाद का पद होता है या संधि का पद होता है। तो चिपट के गले लगाया उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से नेपाल के बारे में जो अफवाहें जिस ढंग से जो है मीडिया उछालता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने देखा वहां कोई अशांति नहीं।
नेपाल में मैंने ये बोला कि जब महाराजा जो है, यहाँ के जो राजा जो है देश को चला रहे थे, शांति से सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक घटना ऐसी राज दरबार में भी, आप सब लोगों को पूरे विश्व को पता है कि राज दरबार में जो है 12 लोग एक साथ गए, परवार के लोग गए, उसका असर पूरे देश के अंदर, नेपाल पे भी और पूरे विश्व में असर हुआ। उसके बाद स्थिति ये आई कि उन्होंने ये सोचा देश ने, अब कोई अच्छा डेमोक्रेसी शायद कुछ अच्छा होगा, अच्छे लोग आए, लोगों को चुना गया, डेमोक्रेसी आई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली युवा वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। और आपने देखा कि 5-6 महीने पहले, 4-1 महीना पहले जो कुछ हुआ वो सारे विश्व को पता है। लेकिन अब मैंने कहा आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बेईमानी को बर्दाश्त देश नहीं करना, इसका अर्थ है इससे देश में सुधार होगा। आप सोचिए, ये सारी बातें मैं सब लोगों के सामने कर रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। और देश में बच्चों को क्या मिला, 70 बच्चे गए थे आंदोलन में, बच्चों को क्या मिला, लेकिन बच्चे बहुत कुछ देके गए। वो ये देके गए कि जो भी व्यक्ति देश को संभालेगा, ईमानदार होगा, साथ साथ समाज के प्रति समर्पित होगा, देश के प्रति समर्पित होगा, देश की जो इकोनॉमी है, जिस ढंग से जो नुकसान हुआ है, मैंने अभी तो ये नुकसान जो है 100-200 से 500 हजार करोड़ का हुआ, लेकिन नुकसान तो देश को पीछे लेके जाता है, लेकिन एनर्जी और ताकत आई तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। इन सारी बातों को सबने सुना और सबने अप्रिशिएट किया, बड़े सम्मान से। मैं चूंकि हम भारत और नेपाल आपस में परिवार है, हम लोग कतई दूर नहीं भाई। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का तो शुरू से ये सोच रहा है कि जीवन में जो है हर व्यक्ति को, दुश्मन को भी हम सम्मान देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देते हुए अपने बात को विराम दूंगा कि भगवान श्री राम जब लंका पे जो है चढ़ाई करने जा रहे थे, तो हमारे सारे जो है भगवान श्री राम की सेना के बानर, हनुमान जी और सारे मिलकर के सेतु बना रहे थे। सेतु बना रहे थे, उसमें जो पत्थर डाल रहे थे सेतु पर, उसमें लगे भगवान श्री राम का नाम लिख रहे थे। राम, भगवान श्री राम का राम लिख करके उसमें सेतु डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। तैरे तो ये सूचना वहां पहुंची लंका में। लंका में जब पहुंची तो वहां की सेना, वहां की जनता सब हताश निराश हो गए कि जिसके नाम के पत्थर तैर रहे हो, उससे कैसे युद्ध जीता जाएगा। तो रावण जो है रात को करवटें बदल रहे थे। उनकी पत्नी मंदोदरी, उन्होंने कहा कि प्राणनाथ क्या कारण है, कितने क्यों हताश निराश हो। नहीं कुछ नहीं, किन्हीं कोई बात तो होगी, बताओ सही। अब क्यों हर पति, आप सब बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां साथ में, वो पत्नियां भी समझती होंगे, हर पति अपनी बीवी के सामने तो शेखी बगेड़ता है। उसने क्यों चिंता कर रही है, जो कुछ अफवाह बाहर उड़ रही है, कल मेरे नाम की शिला तैरेगी, वो तो उनके तो पत्थर तैर रहे, रावण के नाम की शिला तैरेगी। और दूसरे दिन मुनादी करा दी, सारी सेना, सारी लंका समुद्र के किनारे खड़ी हो गई और रावण ने एक विशाल शिला पर गुदवा दिया, रावण। और सब लोग उपस्थित थे, रावण बीच में था, तो वहां पर शिला को समुद्र में धक्का दे दिया। तो समुद्र में जब शिला गई, सब शिला जो है समुद्र में गोल गोल करके डूब गई। अब शिला बाहर आनी है क्या। अब सारे लोग हताश निराश। रावण ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके कुछ गुदगुदाया और शिला ऊपर आ गई। शिला जब ऊपर गई, जय जयकार लगने लगे और कहा कि रावण की जय जय के। उसके बाद में जब रावण घर गए तो मंत्री ने पूछा कि प्राणनाथ ये बताओ कि आपने कौन सा मंत्र बोला था, कि अब तो पत्नी है, क्या बताऊं, मुझे पता है वो भगवान है, मुझे ये पता है मेरा अंत क्या होगा। लेकिन चुप, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हे शिला, तुझे तेरे राम की कसमें जो ऊपर नहीं आ जाए, और भगवान राम का नाम ले चुप पड़ा। ऐसे थे हमारे भगवान श्री राम, ऐसे हैं भगवान श्री राम, वो कभी अनादिकाल हमेशा जो है ना हमारे बीच में है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि टोरडी साहब जो है, जो इस मिशन के एक ऐसे व्यक्ति रहे, अनफॉर्चुनेटली हम वक्त से पहले चले गए। उनके मिशन को युवा हाथों में इस समय जो है कुलदीप जी के हाथों में है, और कुलदीप जी पूरे सक्षम व्यक्ति हैं, खूब एनर्जेटिक हैं। और मैं कहता भी हूँ कि महीने में 2-3 आयोजन जो करते हो, सारी व्यवस्था कैसी होती है।
तो कहते हैं कि वो टोली साहब ऊपर से व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे हमें बताइए वो वहां से करना है। तो ये जो चीज है ना, ये पर लेकिन एक ऐसा मिशन है, आप देखिए 25 राष्ट्रों में 25 देशों ने झंडे की परमिशन देना, हिंदुस्तान शायद मैं ये नहीं कहता, शायद ही कोई संस्था हो जो झंडे आप देख रहे हो 25 देशों के, ऐसे आपने मंच कभी नहीं देखा हो, इंटरनेशनल मंच में भले देखते हो। 193 देशों के यहाँ पर इन लोगों की जो है, क्या आप लोगों ने एप्लीकेशन दी, क्या है नागरिक अमरन। और ये जो पीछे खड़े हुए पांडे जी जो है, पांडे जी के लिए तो मैं कहूंगा कि हम लोग तो डरते हैं, पांडे जो है साबर में जो है एक ऐसा साम्राज्य है, लोगों का प्यार करते हैं, लेकिन प्यार भी कहते हैं ना कि जबरदस्ती खिलाते हैं, कहते हैं कि नहीं खाएगा तो यहीं पर पता चल जाएगा हम क्या कर सकते हैं। तो ये जबरदस्ती खिलाने वाले हैं, लाड प्यार में नहीं खाए तो वहीं पर बिठा देते हैं, कहते हैं यहाँ पे जाकर चौका बर्तन करो, जाने नहीं देंगे। ये समरसता मंच के लिए जो है पिलर का काम कर रहे हैं। और यहाँ अभी डॉक्टर साहब जो है अजमेर से बोले, हम लोगों के लिए कुछ बताया भी। और ये सारे के सारे जो विभूतियां मंच में बैठी हुई हैं, सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी, आप सब लोगों के लिए है, ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी कभी, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी विभूतियां कभी कभी। ये सौभाग्य है कि आज ऐसी विभूति बीच में हमें, और अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया, अंत में मेरी आदत रही है अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से मैं समापन करता हूं। मैं विदेशों में भी ये करता हूं कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े, आंखों में वैभव के सपने और पग में तूफानी गति हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा इंसान अपने क्षेत्र होगा। और हमारे यहाँ पर विराजमान जो आज सम्मान का उन जैसा व्यक्ति होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों में एक बात कहना भूल गया था कि जब मैं चीफ जस्टिस था सिक्किम में, तो मैं नेपाल और भूटान गया था, तो वहां दोनों सरकारों ने मुझे अपना अतिथि बनाया और स्टेट गेस्ट बना के उन्हें मुझे आदर सत्कार दिया। दूसरी बात जो मैं कहना भूल गया था कि जब भी यहाँ जयपुर में कोई कार्यक्रम हुआ है भारत और नेपाल की मैत्री का, तो मुझे हमेशा याद किया गया, मैं हमेशा उनमें उपस्थित रहा। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे मित्र नहीं रहे, उसका तो मेरा अफसोस है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने मुझे यहाँ याद किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे प्रार्थना है कि जब कभी भी वैसे कार्यक्रम हो तो जरूर याद रखें, जब तक जिंदा रहें आपके साथ मिलकर भारत और नेपाल की मित्रता और को हम बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हुए हमारे बीच अतिथि न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव साहब, डॉक्टर हुकुमचंद बैरिस्टर साहब और निरंजन आर्य साहब, निर्मल जैन साहब से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आगे की तरफ आ जाए। ये प्रतिभाओं का सम्मान का जो आज कार्यक्रम है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती महोत्सव के शुभारंभ पर इस विशेष कार्यक्रम में निरंजन आर्य साहब आगे की तरफ आए, जिससे मंच पे हमारे बीच जो उपस्थित हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे आमंत्रण पर आगमन किए हैं, उनका आज अभिनंदन आपके कार्यक्रम द्वारा रहेगा। हेमलता जी शर्मा का हमारे बीच डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा विधि एवं ज्योतिष विषय आशा के साथ आप सब ताली बजाते रहे। हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हाईकोर्ट जयपुर से हमारे बीच मौजूद है। आप जाने माने चिकित्सक है और राजस्थान हाईकोर्ट में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों से आपका जुड़ाव है, मंच से आपका परिचय अभी हुआ है। डॉक्टर निर्मल जैन जी द्वारा आपका नाम प्रस्तावित करने पर आपका ये अभिनंदन सम्मान आपको दिया गया है। हाईकोर्ट में आप हमारे पास राजीव शर्मा जी का अभिनंदन स्वागत। शर्मा साहब से विशेष कृतज्ञता निवेदन है और राजीव शर्मा साहब का नाम हमारे मंच की पूर्व सम्मानित प्रतिभा चंद्रशेखर शर्मा जी द्वारा
पुरस्कृत करने पर आज मंच ने आपको यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित किया है। आप सुप्रीडेंट की पोस्ट से आप रिटायर हुए और सामाजिक सेवाओं में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। राजीव शर्मा जी का स्वागत सम्मान मंच के द्वारा। हमारे बीच जानी मानी शख्सियत बीकानेर राजस्थान की श्रीमती पिंकी शर्मा प्राचार्य सरस फाउंडेशन बीकानेर राजस्थान यहाँ मौजूद है। मैं उनको भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए। आज आपका अटल साल गौरव अवार्ड 2025 से अभिनंदन है, स्वागत है। मंच द्वारा इस ऐतिहासिक समारोह में अटल साल गौरव अवार्ड से आपका अभिनंदन है। आपका नाम हमारी मंच की प्रतिभा राजेंद्र जी मोदी के द्वारा प्रस्तावित करने पर आज आपको बीकानेर से हमने यहाँ जयपुर आमंत्रित किया है। हमारे बीच चंद्र प्रकाश जी के माध्यम से कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और इसका समापन समारोह सभी प्रतिभाएं ग्रुप फोटोज में सम्मिलित रहे, जिससे आपकी फोटो देश विदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में और साथ ही साथ 25 देशों की जो दूतावास है, भारत के दूतावास है और इन कंट्रियों के दूतावास है, प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे फोटोग्राफर जो भी है उनसे मैं निवेदन